मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 37 जो कि मिसलेनियस प्रोविजन मिसलेनियस के नाम से प्रकीर्ण के नाम से चैप्टर रहा, जो कि बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 39 लास्ट चैप्टर बीएनएसएस का चैप्टर 39 रहा और सीआरपीसी का चैप्टर 37 लास्ट चैप्टर रहा, जिसका सेक्शन 474 से लेकर 484 सीआरपीसी में है। और चैप्टर 39 बीएनएसएस का लास्ट चैप्टर जो है कि प्रकीर्ण के नाम से मिसलेनियस के नाम से सेक्शन 520 से लेके 531 तक है। सीआरपीसी में कुल 11 सेक्शन थे इस प्रकीर्ण वाले चैप्टर में, और इसमें केवल 12 सेक्शन बन गए, क्योंकि एक सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला इसमें भी ऐड कर दिया गया है, नया सेक्शन। इसलिए इसमें एक सेक्शन बढ़ गया है। उसको जब आएगा आगे हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसका स्टार्टिंग जो है सेक्शन 474 से लेके 484 सीआरपीसी का सेक्शन 474 जो है बताता है उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट। इसमें ये कहा गया कि किसी भी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है। 407 का मतलब कि जो हम लोग उधर ट्रांसफ़र वाला केस देखे थे सेक्शन 406, 407, 408, 409, 410, 406 सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट, 408 सेशन कोर्ट, 409 छोड़ दिया गया था, 410 सीजीएम है। इस तरीके से जो था तो 407 जो है हाई कोर्ट को पावर देता था ट्रांसफ़र करने के लिए जिला से जिला। तो कह रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके अन्यथा तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया पालन करेगा जैसा कि सेशन कोर्ट करता है। कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट की तरह ट्रायल कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, एक अलग बात है। पावर है हाई कोर्ट को भी, अगर उसे लगता है कि किसी भी स्टेज पर उसका जो है इंक्वायरी ट्रायल कुछ कर सकता है तो वो भी कर सकता है। तो ये सेशन कोर्ट के तरीके से जैसे सेशन कोर्ट करता है वैसे इसको भी पावर है, केवल तब नहीं है जब वो 407 में ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा हो या कर दिया हो तब। तो ये 474 एक अच्छा सेक्शन रहा, जिसके बारे में हम लोग कभी हो सकता है कि भ्रम में रहे हों कि हाई कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता है, लेकिन कर सकता है। करता नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास होती है। तो इस तरीके से 474 हुआ है। 475 बताता है ने अगला सेक्शन कि सेना न्यायालयों द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। सेना न्यायालय का मतलब यह है कि आर्मी एक्ट है 1950 है, नेवी एक्ट है 1957 है, एयरफोर्स एक्ट है 1950 है। इसके अंतर्गत जो विचारणीय व्यक्तियों का मतलब उनके यहाँ विचारणीय वही होंगे जो उनके स्टाफ के होंगे, उनकी सेना उनकी कोर्ट होती है, जो कि हम लोग जनरल भाषा में कोर्ट मार्शल वगैरह सुनते हैं, अपने यहाँ पनिशमेंट देने की व्यवस्था। सभी को ट्रायल का पूरा राइट दिया जाता है, वहाँ पर भी सुना जाता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। सेना न्यायालयों द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। इसमें दिया है कि तीनों एक्ट, सेना एक्ट 1950, नौसेना एक्ट 1957, वायुसेना एक्ट 1950 और संघ के सशस्त्र बल से संबंधित समय पर किसी अन्य विधि और भी कोई ला हो संगत नियम ऐसे मामलों के लिए बना सकेगी जिनमें सेना, नौसेना, वायुसेना संबंधी विधि मतलब ये कानून बनाने की बात, अन्य विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और तथा जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, इसके लिए उसका विचारण या तो उस न्यायालय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में उसे उस अपराध के कथन सहित जिसका उस पर अभियोग है उस यूनिट के
जिसका वह हो कमान ऑफिसर यथास्थिति निकटतम सैनिक नौ सैनिक वायु सैनिक स्टेशन के कमान ऑफिसर को सेना न्यायालय द्वारा उसका विचारण किए जाने का प्रयोजन से सौंप देगा। यानी सबॉर्डिनेट यूनिट वगैरह होगी आर्मी एयरफोर्स नेवी की, वहाँ पर अगर वो ड्यूटी के दौरान कोई क्राइम करता है तो उसके हेड को सौंपा जाएगा, कमान अफसर को सौंपा जाएगा, वहाँ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करेगा। अब यूनिट क्या है, सेना न्यायालय क्या है, सेना न्यायालय में बता दिया अंतर्गत कोई अधिकरण ट्रिब्यूनल बन जाता है। कोई ऐसा ट्रिब्यूनल है जिसकी वैसी शक्तियाँ हैं जैसे संघ के सशस्त्र बल को लागू सुसंगत विधि के अधीन, ट्रिब्यूनल हम लोग भी जानते हैं। वहाँ अगर मान लीजिए कोई उसको ट्रायल किया गया और सेना न्यायालय अगर वहाँ गठित की गई है तो उसकी रिपोर्टिंग अपील वगैरह आगे की होगी। इस तरीके से अगर उनके यहाँ का कोई पनिशमेंट दिया गया है, टर्मिनेट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, कुछ भी है, तो अगर वो ट्रिब्यूनल माना जाएगा। सेना न्यायालय को मतलब ट्रिब्यूनल कहा गया, अधिकरण है, उसको पावर वही होगा उस पावर जैसे संघ के सशस्त्र बल को लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित किसी सेना न्यायालय को होती है। ट्रिब्यूनल होगा, सेना न्यायालय होगी, सबको इस सीआरपीसी से गवर्न होना होगा। प्रत्येक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करेगा। जब उसे किसी ऐसे स्थान में या नियोजित नौ सैनिकों वायु सैनिकों के किसी यूनिट निकाय के कमान अफसर से उस प्रयोजन के लिखित आवेदन। अब अगर वहाँ पर सेना, नौसेना, वायुसेना की तरफ से मजिस्ट्रेट को पावर कंप्लेंट आती है कि वो भगोड़ा हो गया है, कुछ है, तो अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है अपने हिसाब से उसको पकड़ने का, गिरफ्तारी करने का पावर हो जाता है। ये बता रहा है उच्च न्यायालय यदि ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के अंदर स्थित किसी जेल में निरुद्ध किसी बंदी को सेना न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले के बारे में विचारण के लिए, परीक्षा के लिए सेना न्यायालय के समझ लाया जाए। ये हाई कोर्ट का पावर दे रहा है कि अगर कहीं ट्रायल उनका बाकी है सेना न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो वहाँ भेजने का हाई कोर्ट का पावर है। ये सब जो है फोर्स के बारे में ये बताया है। ये है 475। फिर 476 आता है फॉर्म्स, प्रारूप। इसमें दिया है कि संविधान का आर्टिकल 237 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए सेकंड द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए। अब अनुसूची 2 में हम लोगों का सब प्रोफार्मा दिया हुआ है, कई फार्म दिए हुए हैं, उनको ये बता रहा है। और 237 जो आपका ये बताया है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, यानी शेड्यूल 2 में जो फार्म वगैरह दिया है, वारंट है, कुर्की है, जैसे भी प्रोफार्मा, बहुत से प्रोफार्मा दिए हुए हैं, गिरफ्तारी है, सम्मन है, वो सारे प्रोफार्मा जो है इस पर लागू होंगे। कहाँ पर? सेना वगैरह में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यवस्था 237 में दिया है उसी के अनुरूप कह रहा है कि दूसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिए गए हैं उनका उपयोग लाया जा सकेगा। तो ये इतनी चीज़ है प्रारूप के बारे में बताया है। 477 बताता है कि उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। अब हाई कोर्ट को पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक द रूल बना सकते हैं। कुछ नॉमिनल रूल जो है बिना सरकार की पूर्व सम्मति के निम्नलिखित बता रहा है इसमें कि अपने यहाँ वो रूल अमेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं कि अधीनस्थ दंड न्यायालय जो क्रिमिनल कोर्ट उनके सबॉर्डिनेट होंगे उनके जो अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे। इसमें जो है एज द पर्सन हु मे बी परमिटेड टू एक्ट एज द पिटीशन राइटर, लेखक वगैरह हैं इन द क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट, वो लाइसेंस दे सकते हैं, बना सकते हैं कि जैसे लेखक वगैरह हों सबॉर्डिनेट कोर्ट में, उनको अपॉइंट करने के लिए ये रूल बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा काम काज करने, उनके द्वारा फीसों का माप विनिमय, ये छोटे मोटे मामले में जो है हाई कोर्ट अपने तरफ से लाइसेंस दे सकती है, अपॉइंट कर सकती है, नियम बना सकती है। इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन
के लिए सस्ती और प्राधिकारी जिसके द्वारा उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा। अब ये अगर कोई फॉल्ट करता है इनके द्वारा, अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट में, तो उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं अधिकारी, उनकी जांच विचारणा कर सकते हैं। कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो, अगर वो हाई कोर्ट को लगता है कुछ और किया जा सकता है एडिशनल, तो वो भी जो है रूल बना सकता है। अच्छा, इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब जैसे सरकार को पावर होता है, उसी तरीके से इनको छोटे मोटे एक्शन नियम बनाने का ये पावर दिया गया है। नियम बनाएंगे, हाई कोर्ट रूल में ऐड करेंगे, प्रकाशित करेंगे, इस तरीके का ये पावर दिया गया है। 477 ये बताता है। 477 के बाद 478 आता है। कुछ दशाओं में न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तन। अब ये दिया है किसी राज्य विधानमंडल संकल्प अनुज्ञा देगा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना। अब इसमें जैसे CRPC में 145 है, सीज करने वाला पावर है, 109 है, 108 है, 110 है, शांति भंग वगैरह है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनको निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के रूप में उनको माना जाएगा। और राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से इन मजिस्ट्रेटों के कार्य क्षेत्र को बदल सकती है। ये है, इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। 479 जो बताता है वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध नहीं होंगे। अब इसमें एक दे रहा है कि जहाँ नेचुरल जस्टिस की बात है कि कोई जज जो है मजिस्ट्रेट है वो किसी तरीके से अपील है, ट्रायल है, कुछ कर रहा है, उसमें किसी तरीके से हितबद्ध है, उसका कोई पक्षकार परिचित हो या रिश्तेदार हो, वहाँ से वो हट जाएगा, व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो वो विचारण नहीं करेगा, यही बात बताता है। इसी तरीके से कहता है कि विधि व्यवसाय करने वाला प्लीडर कुछ न्यायालयों मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। जैसे कोई वकील है, कहीं हाई कोर्ट का कोई जज बन गया, कुछ भी ट्रिब्यूनल का बन गया, तो उस दिया है विधि व्यवसाय करने वाला प्लीडर कुछ न्यायालयों में जहाँ पर वो विधि व्यवसाय करता है, जहाँ पर वकालत कर रहा था, वहाँ पर उसको नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि उसको सब लोग जानते होंगे। तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, इसलिए जो जस्टिस नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर नहीं बैठाया जाएगा, ये बताता है। उसी तरीके से जजों का मना किया गया, जहाँ वकील बाद में जैसे जज वगैरह बन गए, ट्रिब्यूनल के बन गए, तो उनको जहाँ पर प्रैक्टिस किए रहेंगे वहाँ पर नहीं बैठाया जाएगा, ये प्रोहिबिट करता है। 481 बताता है विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। जहाँ पर ऑक्शन वगैरह किया जा रहा हो, नीलामी की जा रही हो, जहाँ लोक सेवक हों, वो अपनी नीलामी में भाग नहीं लेंगे, लोक सेवक उसमें नहीं जाएंगे, जो सरकारी नौकर होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। इसके बाद 482 बताता है, हम लोग जानते हैं इनहेरेंट पावर है, जहाँ इलीगलिटी हो किसी आर्डर में, किसी कानून में, अगर कोर्ट कोई आर्डर करती है उसमें जो आदेश में अंतर नहीं सकती कोई फॉल्ट हुआ होगा तो उसके खिलाफ हम लोग 482 में फाइल करते हैं। ये हम लोग के बराबर प्रचलन में आता है। तो 482 में रिट पड़ती है, पिटीशन फाइल होता है। 483 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। हाई कोर्ट के अधीन जो है हम लोगों का उत्तर प्रदेश का 75 जिला है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है उनकी। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों न्यायालयों पर अधीक्षण सुपरवाइजरी का पावर होती है। हाई कोर्ट का अधीक्षण का प्रयोग कर इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से किया जाता है। सुपरविजन करेगा और देखेगा कि यथाशीघ्र निपटारा ठीक से हो रहा है, टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपरवाइजरी पावर है, ये बताता है 483। फिर आता है लास्ट सेक्शन 4, इसमें जो 483 वाली बात है उसके बाद 484 के ठीक पहले इसमें क्रम से आते हुए नया 530 सेक्शन जो है BNSS में नया जोड़ा गया कि इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। इसमें ये दे दिया कि कर सम्मन है, वारंट है, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तामीला करने का, निष्पादन करने का, शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा की बात आ गई कि कंप्लेंट आ सकती है, FIR दे ही दिया था, साक्षियों की परीक्षा दे रहा है, जांच और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना सब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, अपील कार्रवाइयों या अन्य कार्रवाइयों में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से,
सब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना भी दे दिया है। सब दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में की जा सकेगी। यह एक नई धारा है, ये तो बढ़ा दिया, ऐड कर दिया। इसमें अभी जो है 41A में अभी हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें ये मिला है कि भी सुप्रीम कोर्ट जो है इसको 41A को जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह माध्यम से व्हाट्सएप से सूचना दे रहे हैं, तामीला हो जा रहा है, उसको नल वाइड डिक्लेयर कर दी है। कुछ न कुछ अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट भी जो है अलर्ट हो रही है। तो 41A पर हम अभी आगे जो है रूलिंग के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे, कुछ नई नई जानकारियों को गदर करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे, उसमें बताएंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हर जगह आ रहा है, VC आ रहा है। तो एक तो अभी शुरुआत हुआ है 41A पर जो है नल वाइड कर दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं करेंगे, जैसे CRPC में प्रोसीजर दिया हुआ है उसी के अनुसार ही तामीला कराया जाएगा। ये नहीं है नंबर मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भेज दिए 41A का तामीला हो गया, वहाँ तो एक्विटल भी करना पड़ गया था इसी वजह से। तो इस तरीके से 41A का भी नोटिस जो है ये लोग व्हाट्सएप वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब मना कर दिया है। अब आगे भी लोग प्रयास करेंगे तो इस तरीके का सम्मान वारंट भेज देना, VC से सारे साक्षियों को देख रहे हैं, पूरे साक्षियों की सब गवाही करा देंगे, सब कुछ यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। तो ये नया सेक्शन जुड़ा है। बहरहाल इस पर आगे अध्ययन, कभी कोई नया अमेंडमेंट आएगा, 41A पर आया है तो उसको हम चर्चा करेंगे, नया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से ये बताया है। 530 नया जोड़ दिया गया है सेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक को दिमाग में हमेशा रखना है, ये कोर्ट कुछ भी कर सकती है मनमाना। अब चूँकि किताब में आ गया तो अब कोर्ट भी दबाव बनाती है। हालांकि VC से कराने की गवाही वगैरह के बारे में हमने उत्तर प्रदेश का भी VC आया हुआ है, उसके कैसे होगा क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, उस पर हम भी प्रयास कर रहे हैं अपोज करने का। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। तो ये है 530। इसके बाद अब आता है इसमें फिर लास्ट सेक्शन है 484 और बेंसेस का हो जाएगा 531। इसमें ये दिया है रिपील एंड सेविंग, निरसन कर दिया गया, निकाल दिया गया है। जो 1998 वाली CRPC थी उसका रिट्रोस्पेक्टिव प्रॉस्पेक्टिव इम्पैक्ट के बारे में थोड़ी सी आया है। जब कोई एक्ट बनता है, नया आता है, तो उस तारीख से वो लागू माना जाता है, तो प्रॉस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है, उस एक्ट का रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके बारे में ये कहा गया है इसमें कि 1998 की जो CRPC निरसित किया जाता है, मतलब उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि अब वहाँ उसको हटा भी दिया, पुरानी वाली हट गई, नई CRPC 1973 की लागू हो गई, होने के बावजूद भी यह अब इसमें कुछ कंडीशन दे दिया, जैसे कि अब उसमें ठीक पूर्व अपील आवेदन विचारण, ऐसे अपील आवेदन विचारण जहाँ अन्वेषण जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व अब जहाँ पेंडिंग चल रहे होंगे, तो वो उसी किताब के अनुसार जो है अनुसार यथास्थिति ऐसे निपटाया जाएगा, चालू रखा जाएगा या किया जाएगा मानो यह संहिता प्रवृत्त न हुई हो। मतलब कि वही आगे रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट रहेगा। कुल मिलाकर के निरसन हो गया, नई पुरानी CRPC का हट गया, नई किताब से लागू माना जाएगा। अगर कहीं जैसे पुरानी संहिता के अधीन कहीं कोई अधिसूचना है, गजट है, पावर है, बताया गया था, दंडादेश है, आदेश है, नियम है, नियुक्ति है, ये सब चीज़ें दिए गए हों, दंडादेश और दिए गए आदेश, नियम और नियुक्तियाँ वही पुराने के हिसाब से ही समझा जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, इसमें जो है हटाया हुआ, निरसन दिया है ना, रिपील कर दिया है, व्यावृत्तियाँ हैं। तो ये थोड़ा पुराने किताब से इसमें बताया है कि कब कैसे इम्पैक्ट, उसका इन्फ्रेंस क्या होगा नई किताब का, नई CRPC का और पुराने का 1998 वाली का। तो इस तरीके से लास्ट चैप्टर रहा। कुल मिला के CRPC में 37 चैप्टर रहे और इसमें कुछ नया ऐड करने के मुताबिक जो है कुल 39 चैप्टर बन गए। और इसमें हम लोगों का 484 CRPC में सेक्शन रहा, इस पर 531 सेक्शन बन गए।
तो इस तरीके से हम लोगों ने CRPC के अंतिम चैप्टर अध्ययन किया है। कुछ चैप्टर इसमें छूटे हुए हैं, 125, 126, 127 वगैरह, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉ के साथ में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पर आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे, ताकि सभी लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे और अपना कार्य और अच्छे ढंग से कर सकें। मुझे लगता है कि कुछ जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मैं पुनः किसी नए टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।